बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। English Class 11, Unit 11, Robert Hayden's Those Winter Sundays. The poem. Core of Stanza Explanation. Stanza Explanation की अहम जो चीज़ें हैं वो 5 कंपोनेंट हैं। एक तो पोएम का टाइटल है और उसके अलावा 4 कंपोनेंट्स। हर पोएम को इसी तरीके से स्टडी करें, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद लिख सकेंगे, खुद बना सकेंगे। तो पहला है हु, किसने लिखा है। वाई, क्यों लिखा है, मकसद क्या है, मैसेज क्या है। हाउ, कैसे लिखा है, स्टाइल क्या है। व्हाट, क्या लिखा है। एक्चुअल पोएम जो है वो व्हाट होती है और उससे बाकी चीज़ें हम अखज़ करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन के 5 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा हु। पहला पोएम का टाइटल है, 1 नंबर उसका है, सिर्फ टाइटल लिखने का। और दूसरा है हु, कौन, किसने लिखा। पोएट का नाम लिखेंगे, दूसरा नंबर मिलेगा। तो इस पोएम का पोएट है रॉबर्ट हेडन। ये अफ्रीकन अमेरिकन था, यानी अमेरिका में जो स्याह फाम लोग रहते हैं, ये उनकी नस्ल में से था। और इसने अपना असल नाम बदल के ये नाम रखा, रॉबर्ट हेडन। ये असल नाम नहीं है, ये आप इसका पेन नेम समझ लें। तो ये और 1913 से 1980 तक ये जिंदा रहा। पोएट, बेसिकली पोएट था, एसिस्ट था और एजुकेटर था। प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था, मज़ामीन भी लिखता था और शायरी भी करता। लेकिन शायरी के लिए ज़्यादा मशहूर रहा और आप इसके स्टाइल को मॉडर्न अमेरिकन कह सकते हैं। और इसकी इंस्पिरेशन किससे थी, ये किन चीज़ों से मुतासर होकर लिखता था। तो अफ्रीकन अमेरिकन फोकलोर और लिटरेचर, यानी वहाँ पे जो स्याह फाम लोग हैं उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, उनका अपना ज़ाती लिटरेचर है, उससे इंस्पायर था। और दूसरा ये एक बहुत मशहूर पोएट W.H. ऑडन। इस दफ़ा तो कोर्स में इनकी कोई पोएम नहीं है, लेकिन प्रीवियस कोर्स में इनकी 2 नज़में थी W.H. ऑडन की। और ये W.H. ऑडन का शागिर्द था, उनसे पढ़ा हुआ था यूनिवर्सिटी क्लासेस में। और उसके बाद स्टाइल, तो स्टाइल क्या है जी, फ्री वर्स। पोएम का कोई ख़ास स्टाइल नहीं है, फ्री वर्स है, खुला लिखा हुआ है, बस आज़ाद नज़म। नॉस्टैल्जिक और रिग्रेटफुल है स्टाइल में। नज़म इस तरह से है कि जैसे कुछ चीज़ें याद आ रही हों, माजी की बातें, कुछ पिछली बातें याद कर रहे हैं, तो नॉस्टैल्जिक इस चीज़ को कहा जाता है। और उसके बाद एंड पे ये पोएम नॉस्टैल्जिक से रिग्रेटफुल हो जाती है कि पछतावा होता है। और इस पोएम के अंदर थीम्स जो हैं वो हैं फेमिलियर लव, यानी ख़ानदान के अंदर जो आपस में मोहब्बत होती है, बाप की बच्चों से, माँ की बच्चों से, बच्चों की माँ बाप से, उसको फेमिलियर लव कहते हैं। सैक्रिफाइस, कुर्बानी जो बाप देता है बच्चों के लिए। और रिग्रेट, पछतावा, ये इसके थीम्स हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है वाई, क्यों, यानी इस नज़म का मकसद क्या था। तो मैसेज क्या देती है, थीम्स क्या हैं इसके। तो मैसेज इसका है द अनरिकग्नाइज्ड लव ऑफ ए फादर, his continuous dedication to his family are entities to be acknowledged। कि बाप का एक प्यार जिसको अनरिकग्नाइज किया जा गया, माना नहीं गया। इस पोएम की हद तक तो ये है, लेकिन मोस्टली फैमिलीज में इसी तरह से होता है कि बाप के प्यार को रिकग्नाइज नहीं किया जाता। His continuous dedication to his family, लेकिन इसके बावजूद वो अपने ख़ानदान के साथ मुसलसल डेडिकेटेड रहता है, उनके साथ उनका काम करता रहता है, जो भी वो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो करता रहता है। आइडेंटिटीज़, ये वो चीज़ें हैं टू बी एक्नॉलेज्ड, जिनकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, जिनको तस्लीम किया जाना चाहिए। लेटर ओनली नॉस्टैल्जिया कैन बी सीन टर्निंग इनटू रिग्रेट, बाद में नहीं तो आपके पास सिर्फ यादें रह जाएंगी और वो भी रिग्रेट में बदल जाएंगी, पछतावे में। सो वैल्यू योर पेरेंट्स फॉर व्हाट दे डू फॉर यू,
इसलिए अपने वालिदैन की कदर करें उस चीज़ के लिए जो आपके लिए वो कर रहे हैं। ये इसका मैसेज है, ये एक इसका सेंट्रल पैगाम, एक मैसेज या थीम कह लें, जो हमें वो मिलता है। आप इसको अपने एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं या फिर आप इसको अपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं, लेकिन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में लिखना उतना बेहतर नहीं होगा जितना आप इसको एक्सप्लेनेशन में लिखना बेहतर होगा। थीम्स क्या हैं जी इस पोएम के, जिन चीज़ों के ऊपर बात की गई इस पोएम में? फेमिलियर लव, खानदान के अंदर प्यार, डेडिकेशन, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, डेडिकेटेड रहना, सेल्फलेस लव, बेगर्स प्यार, जो बाप और माँ का होता है, बच्चों से चाहिए कुछ नहीं होता, सेक्रीफाइस, कुर्बानी भी वही देते हैं, नॉस्टैल्जिया, ये यहाँ पे बेटे का नॉस्टैल्जिया है अपने बाप के लिए, फिर रिग्रेट है, पछतावा होता है कि बाप को कभी थैंक यू भी नहीं हमने कहा, इस चीज़ के ऊपर इनको पछतावा हो रहा है, रिमोर्स भी पछतावा ही है, अनस्पोकन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड शुक्रिया, ऐसा शुक्रिया जो कहा ही नहीं गया, बाप को कभी थैंक यू नहीं कहा। तो ये इसके थीम्स हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हाउ। अबाउट पोएम, पोएम के बारे में बताना है कि ये कैसे लिखी गई है, स्टाइल क्या है, कैसी है। तो पहली चीज़ तो इसमें हो कि ये आप बता दें कि ये कौन सी, कहाँ से, किस किताब में से ली गई है। ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है एग्जामिनर के ऊपर, आपके अपने इल्म में इजाफा करती है कि आपको सिर्फ इतना नहीं पता कि आपने वो किताब में जो 4 लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनको याद किया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज एडिशनल, और वो भी उसी से रिलेटेड, ये भी नहीं कि आपने कुछ इधर उधर से बातें इकट्ठी कर ली। तो ये पोएम जो है दोज विंटर संडेज, ये एक बुक में से ली गई है जो रॉबर्ट हेडन ने लिखी थी, और बुक का नाम है हार्ट शेप इन द डस्ट। पोएम की लैंग्वेज के बारे में आप बता सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज है, मोस्टली मोनोसिलेबिक है, ज़्यादा लफ्ज़ जो हैं वो एक सिलेबल वाले हैं, 2 या 3 सिलेबल्स वाले भी हैं लेकिन मोस्टली मोनोसिलेबिक है। राइम स्कीम के बारे में आ जाते हैं तो बता दीजिए, लिख लीजिए। फ्री वर्स है, आज़ाद नज़म है, और 3 स्टैंजाज हैं, और तीनों स्टैंजाज की लाइंस की तादाद मुख्तलिफ है, एक जैसे नहीं है, रेगुलर स्टैंजा नहीं है, फिर आप इन्हें 3 इर्रेगुलर स्टैंजाज लिख सकते हैं। और पोएम की टोन क्या है, लहजा क्या है, लैंग्वेज क्या है, नॉस्टैल्जिक है, बेटा याद कर रहा है अपने बाप को, अपने माजी को। तो ये वो यूनिवर्सल सेंटेंस है जो आप किसी भी पोएम के शुरू में या किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। दिस इज अ शॉर्ट, सिंपल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम। इसके बाद आपने इसके आखिरी कंपोनेंट व्हाट पे चले जाना है, और एग्जैक्टली जो आपको लाइंस आई होंगी आपने उनकी पैराफ्रेजिंग कर देनी है। पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग, कन्वर्टिंग पोइट्री इनटू प्रोज। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है शायरी को नसर में तब्दील करना। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स में इसको डिवाइड किया, एक तरफ पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है, दूसरी तरफ उसका पैराफ्रेज्ड टेक्स्ट है। Sundays too my father got up early and put his clothes on in the blue-black cold, then with cracked hands that ached from labor in the weekday weather made banked fires blaze, no one ever thanked him. Paraphrase text है, even on Sundays my father woke up early and put on his clothes in the blue-black cold. इतवार के दिनों पर भी मेरे वालिद सुबह जल्दी उठते और अपने कपड़े पहनते उस शदीद सर्दी में। His cracked and aching hands worn from weekday labor, उनके फटे हुए और दर्द करते हुए हाथ जो थके होते थे पूरे हफ्ते की मेहनत से, मजदूरी से, made the banked fire burn brightly,
वो बैंक फायर्स जो घर के अंदर आग घर को गर्म कर रखने के लिए जलाई जाती है उसको ज़्यादा तेज़ी से भड़काते, यानी वो अपनी मेहनत से घर को गर्म रख रहे थे। नो वन एवर सेड थैंक यू टू हिम, लेकिन किसी ने उन्हें कभी भी शुक्रिया नहीं कहा। सेकंड स्टैंजा, I'd wake and hear the cold, splintering, breaking when the rooms were warm. He'd call, and slowly I would rise and dress, fearing the chronic angers of that house. I would wake and hear the cold splitting and breaking. मैं उठता और सुनता कि सर्दी तोड़-फोड़ कर रही है। When the rooms became warm, जब कमरे गर्म हो चुके होते, he would call me. वो मुझे उठाते, वो मुझे बुलाते, and slowly I would get up and dress. और आहिस्ता-आहिस्ता मैं उठकर कपड़े पहनता, afraid of the constant anger in that house. उस घर में मुसलसल नाराजगी के से डरकर। वो मुसलसल नाराजगी यानी माँ बाप की तरफ से डांट डपट वगैरह होना, उससे डर के वो उठ जाता। Stanza 3, speaking indifferently to him who had driven out the cold and polished my good shoes as well. What did I know of love's austere and lonely offices? I spoke to him without feeling, to the one who had driven away the cold and had polished my good shoes too. What did I know, what did I understand of love's strict and lonely duties? मैं उनसे बात करता बगैर कुछ महसूस किए, लापरवाही के साथ। यानी वो बच्चा या शायर बता रहा है कि वो अपने बचपन में अपने बाप के साथ लापरवाही से बात करता, फील नहीं करता कि वो बाप कितनी कुर्बानी दे रहा है। टू दी वन हु हैड ड्रिवन अवे द कोल्ड, उस आदमी से जिसने सर्दी को भगा दिया था, जो सर्दी को भगा देता, मैं उससे लापरवाही से बात करता। एंड हैड पॉलिश्ड माई गुड शूज टू, और मेरे अच्छे जूते भी उन्होंने पॉलिश किए होते। गुड शूज यहाँ पे कंट्रास्ट दे रहे हैं कि फादर की अपना जूता जो है वो अच्छा नहीं था, लेकिन बेटे के लिए अच्छा रखा हुआ था। What did I know? मुझे क्या पता था? What did I understand of love's strict and lonely duties? मुझे क्या पता था कि मोहब्बत की कितनी सख्त और तन्हाई वाले फ़राइज़ होते हैं, ऑफिसेस। यानी अकेले ही उठाने पड़ती हैं, अकेले ही वो काम करने पड़ते हैं और सख्त काम होते हैं, जो बाप अपने बच्चों के प्यार में कर रहा होता है। इस सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म का स्केच बन सकता है। दोज विंटर संडेज पोएम का टाइटल है, रॉबर्ट हेडन पोएट का नाम है। Gives the message that the unrecognized love of a father, his continuous dedication to his family are entities to be acknowledged. This is a short, simple and thought-provoking poem about a father's selfless love. In the given lines, the poet tells, यहाँ पे आप इसका पैराफ्रेजिंग लिखेंगे, वो जो कुछ लाइंस आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, आप उनकी पैराफ्रेजिंग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। पूरी पोएम का की स्टैंजा एक्सप्लेनेशन इसी चीज़ से हम क्रिएट कर सकते हैं। और फिर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूरे 5 या 4 नंबर दिलवा सकता है। 1 नंबर इसका है, दोज विंटर संडेज। 1 नंबर रॉबर्ट हेडन उसके पोएट के नाम का है। 1 नंबर इसका मिलेगा आपको कि जी पोएम है किस चीज़ के बारे में। और उसके बाद 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के हैं। तो मेजर रोल होगा आपने जो पैराफ्रेजिंग की होगी उसका है। बाकी जो कुछ भी है, ये जो एक लाइन है, ये बनी बनाई लाइन है, ये आप लिख दें बस। और ये उसका एक थीम लिख दी है। उसके बाद आपने वो पैराफ्रेजिंग कर देनी है। ये 2 नंबर जो हैं, ये इसमें आपको कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी,
कुछ सीखना पड़ेगा। और बहरहाल पूरा क्वेश्चन सीखने का है, आप इसकी ट्राई करें, कोशिश करें, बहुत बेहतर होगा।